नमस्कार साथियों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव लेकर के हाजिर हूं रेडियो धूम का खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल के किसी खास मेहमान से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवकी रामधारी फाउंडेशन के चेयरमैन। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जब भी रायगढ़ में समाज सेवियों की बात होती है तो आपका नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। जी हाँ साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक अग्रवाल डोरा जी। आप एक समाज सेवी हैं, आप चेयरमैन हैं देवकी रामधारी फाउंडेशन के। आज के प्रोग्राम में हम आपसे जानेंगे नेत्रदान के बारे में, देहदान के बारे में और भी समाज सेवा के बारे में बहुत कुछ। तो साथियों चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट दीपक अग्रवाल डोरा जी का। डोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। सर्वप्रथम तो रेडियो धूम का मैं अभिवादन करता हूं कि रेडियो धूम के माध्यम से रायगढ़ अंचल की विभिन्न समाज सेवी गतिविधियों को श्रोता तक पहुंचाने में आपने एक बहुत ही अच्छा यह कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो रेडियो धूम की पूरी टीम को मेरे देवकी रामधारी फाउंडेशन की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डोरा जी। और जब भी हम समाज सेवियों की बात करते हैं तो आपका नाम पहले ध्यान में आता है। समाज सेवा के अलग अलग क्षेत्र में आप काम करते हैं और उन तबके तक पहुंचते हैं जिन्हें बहुत ज़रूरत होती है। और प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, मगर सबसे पहले जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप रायगढ़ में कब से हैं और आप अपना जो व्यापार कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं और कैसे प्रभावित हुए कि मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में आगे जाना है। बहुत सही सवाल किया है राघव जी आपने। जैसा कि आपने कहा कि मेरा जन्म, तो मैं सबसे पहले रायगढ़ की इस पावन धरती को नमन करता हूं जहां मेरा जन्म हुआ। और हमारी 3 पीढ़ियां सन 1952 से हमारे ग्रैंडफादर, फादर, मैं और मेरे बच्चे सबकी परवरिश इस रायगढ़ की पावन धरती पे हुई है। 1974 में मैंने जन्म लेकर यहाँ रायगढ़ में ही प्रारंभिक शिक्षा की, साथ ही हायर सेकेंडरी की नटवर हाई स्कूल से मैंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद पीडी कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम की शिक्षा अध्ययन की। साथ ही साथ मैंने व्यवसाय में पिताजी और बड़े भाई के साथ हाथ बटाया। और 1995 में एक जो घटना मुझे समाज सेवा से जोड़ी, वो घटना मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा जी। 9 जुलाई 1995 को जब मैं उड़ीसा से ट्रेन से लौट रहा था तो ट्रेन में डकैती की वारदात करने के लिए डकैतों द्वारा उस ट्रेन में बोगी में जहां मैं बैठा हुआ था अपने परिवार के साथ, उन्होंने लूट की कोशिश की और मैंने उनकी लूट को रोकने के लिए उनसे भिड़ंत की। और भिड़ंत में मुझे एक रिवॉल्वर के माध्यम से गोली से उन्होंने हमला किया डकैतों ने, और मैं रक्त रंजित होकर उनसे लड़ता रहा और उनके लूट को असफल किया। और इसके कारण मुझे जिला चिकित्सालय में लगभग 1 महीने तक मेरी गोली लगने की वजह से जो इलाज चला, उसके बाद मुझे तत्कालिक मध्य प्रदेश शासन द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और जब मुझे यह घटना हुई और ब्लड की आवश्यकता हुई और लोगों ने ब्लड दिया, तो मुझे रक्तदान का बहुत ही महत्व पता लगा कि रक्तदान से किसी की जान बच सकती है। तो मैंने उसके बाद रक्तदान का प्रण किया और रक्तदान करने के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने कुछ करने का एक एहसास किया। जी हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके। और आपसे बात करके ऐसा लग रहा है, आपने उस घटना का जिक्र किया कि गलत आप नहीं देख पाते हैं। जी हाँ। जहाँ भी कुछ गलत होता है तो आप स्वयं टूट पड़ते हैं कि कैसे उस गलत को रोका जा सके। जी हाँ, जी हाँ। और उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहरहाल हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और साथियों, यदि अभी आपने रेडियो धूम ट्यून किया है तो हम आपको बता दें, अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री दीपक अग्रवाल डोरा जी। आप देवकी रामधारी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। हम आपसे और भी जानेंगे, मगर सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ये फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, कैसे आपने इसे बनाया। हमेशा से समाज सेवा का एक जज्बा हमारे परिवार के सबको था
वर्ष 2016 में मेरी माता देवकी देवी का जब निधन होता है, तो वह जब जीवित थी तो हम लोगों के बीच कहती थी माता जी कि जब भी मेरा देहांत होगा तो मेरी नेत्रों को किसी ज़रूरतमंद को दे देना ताकि उसे दुनिया देखने का अवसर मिल सके। जब 2016 में उनकी मृत्यु हुई तो उनका कहा हुआ वचन मुझे ध्यान आया। मैंने तुरंत परिवार से मिलकर यह निर्णय लिया कि माता जी की इच्छा थी कि मृत्यु के बाद अपनी दोनों नेत्रों का दान करें। तो मैंने डॉक्टर प्रभात पटेल और जिला चिकित्सालय की टीम को अपना निवेदन बताया और वो टीम तुरंत आई और मेरी माता देवकी का 8 अक्टूबर 2016 को दोनों नेत्रों का दान हमने किया, जो कि छत्तीसगढ़ महतारी की पहली महिला नेत्रदानी के रूप में थी। और जब उनका अंतिम संस्कार के बाद 12 दिन हुआ तो मैंने प्रण किया कि जिस तरह नेत्रदान मैंने अपनी माता जी का किया, क्यों न मैं अन्य लोग जिनकी मृत्यु होती है उनके पास जाऊं, उनको पहल करूं कि आप भी 5 घंटे के अंदर नेत्रदान कर सकते हैं, आपकी नेत्र से 2 लोगों को नई रोशनी मिल सकती है। इस प्रकार मैंने प्रण किया और मैंने, मेरी माता जी का नाम है देवकी देवी और पिताजी जो दिवंगत हो चुके हैं उनका नाम है रामधारी, उन दोनों की स्मृति में मैंने देवकी रामधारी फाउंडेशन की स्थापना की और 2016 से निरंतर नेत्रदान का हम ये कार्य कर रहे हैं। और रायगढ़ के मीडिया, समाज सेवी संस्था, जिला प्रशासन के संयुक्त सहयोग से आज विश्व में सबसे अधिक कहीं नेत्रदान की घोषणा हुई है तो वह रायगढ़ में हुई है। लगभग 4800 लोगों ने अब तक नेत्रदान की घोषणा की है। साथ ही 75 लोगों ने अब तक मरणोपरांत अपने नेत्रों को दान करके 150 लोगों को नई रोशनी प्रदान की है। वाह वाह, बहुत बढ़िया आपने पहल की। और कभी कभी ऐसा लगता है कि सोचते हम बहुत सारी चीज़ें हैं मगर कर नहीं पाते, और आप उनमें से हैं जो सोचते हैं और करके बताते हैं और एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं बाकियों के लिए भी। और जैसा कि हम जानते हैं देह दान भी एक होता है, तो नेत्रदान तो सीधे सीधे समझ आता है एक नेत्र के लिए, देह में क्या रहता है? जैसे कि नेत्रदान से हमने इस फाउंडेशन को प्रारंभ किया था, लेकिन 2016 के बाद 2017 में ही हमें एक ऐसे परिवार से मिलना हुआ जिन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमको हमारे परिजन की देह दान करनी है। तो मैंने रायगढ़ लखीराम मेडिकल कॉलेज में वहाँ जो डीन है उनसे बात की कि देह दान का हमको प्रोसीजर बताइए। तो उन्होंने बताया कि ये 3 फॉर्म होते हैं 3 पेज में, उसको हम भर के वसीयत लिख कर देते हैं कि मेरे बाद मेरी पूरी संपूर्ण देह का दान मैं चिकित्सा जगत के लिए करना चाहता हूँ। तो इसमें हमने सिलसिला चालू किया और प्रथम इसमें भी गोविंद अग्रवाल जी थे, रायगढ़ के ही थे स्थानीय। उनकी पत्नी सावित्री देवी ने अपने पति की मृत्यु के बाद देहदान की घोषणा अनुसार हमने पूरे देह को, संपूर्ण देह को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को सौंपा और उससे प्रेरणा लेकर अब तक 2017 से 2023 तक लगभग 19 लोगों ने अपनी संपूर्ण देह का दान रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को किया है। यह भी आंकड़ा अभी तक के पूरे आसपास के क्षेत्र में इतना बड़ा आंकड़ा देहदान का कहीं नहीं है। साथ ही 300 से अधिक लोगों ने देहदान के लिए अपने वसीयत घोषणा पत्र भरे हुए हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने परिजनों के माध्यम से अपनी संपूर्ण देह को दान करना चाहता हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया तरीके से आप बता भी रहे हैं। और सच में जब हम सोचते हैं कि एक मोह माया में फंसे रहते हैं, हालांकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं उस देह का कोई उपयोग नहीं है, मगर फिर भी आपने कहीं ना कहीं उसे उपयोगी बना दिया। और बातें तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि नेत्रदान कर दिए, देहदान कर दिए, रक्तदान कर दिए, मगर एक डर होता है मन में सभी के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम शुरुआत करते हैं रक्तदान से कि रक्तदान किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जो डर है, भय रहता है मन में, कई लोगों को देखते हैं कि पतले दुबले हैं मगर वो भी रक्तदान कर देते हैं, और कई लोग बढ़िया हेल्दी होते हैं मगर उन्हें डर लगता है कि रक्तदान नहीं कर पाऊंगा। तो अपने डर को कैसे मिटाएं, कैसे उन्हें रक्तदान करना चाहिए, कितना समय लगता है? हमारा वैसे भी नारा है राघव जी, जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान, और सर्वश्रेष्ठ दान देहदान। वाह, ये हमारा शुरू से कोटेशन रहा है।
जैसे कि रक्तदान के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि रक्तदान की महत्ता मुझसे ज़्यादा शायद कोई इसलिए नहीं जान सकता। जब मुझे गोली लगी थी ट्रेन डकैती में, तो मुझे 5 यूनिट रक्त की आवश्यकता थी, और वो 5 यूनिट रक्त के लिए घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, व्याकुल थे। लेकिन जब मुझे रात को एडमिट किया गया, सुबह मेरा ऑपरेशन होना था, गोली निकालनी थी शरीर से, तब 5 की जगह 10 लोग रक्तदान के लिए खड़े थे। वाह। और मुझे रक्तदान जब मिला तब मुझे रक्त की महत्वता पता लगी कि रक्त से भी जीवन बच सकता है। तो जैसा आपने सवाल बहुत अच्छा किया, एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका 10.5 ग्लोबिन से ज़्यादा रक्त है वह रक्त दे सकता है। वह महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। 3 महीने में एक बार, 90 दिन के बाद आप चाहेंगे तो रक्तदान दोबारा कर सकते हैं। इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। आपको कुछ बीमारी छोड़कर, शुगर में रक्तदान, मधुमेह की बीमारी में रक्तदान नहीं लेते हैं चिकित्सा में, और बाकी एक स्वस्थ व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर की आयु का, युवा हो, पुरुष हो, महिला हो, वह 90 दिन के बाद पुनः रक्त दे सकते हैं। 300 ml रक्त जो है वह एक स्वस्थ व्यक्ति का लिया जाता है। किसी बच्चे के लिए जो रक्त लिया जाता है, छोटे बच्चे को अगर रक्त की आवश्यकता है तो 100 से 150 ml की छोटी पैकेट में रक्त लिया जाता है। और साथ साथ नेत्रदान के विषय में बताना चाहूँगा। नेत्रदान को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि नेत्रदान, जैसे अब किसी की डेथ हो गई, अब उसको दाह संस्कार करना है, तो उसको लगता है कि इस बॉडी को मैं लेके हॉस्पिटल जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके यहाँ किसी की मृत्यु होती है, आपके परिचित में होती है, आपके रिश्तेदारी में होती है, हमारा 24/7 मोबाइल नंबर है जो हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा, हमारे देवकी रामधारी फाउंडेशन का। उसमें आप कॉल करेंगे, आपके घर में चिकित्सा की डॉक्टरों की टीम आएगी और सिर्फ 4.5 मिनट लेफ्ट हैंड और 4.5 मिनट राइट आई निकालने में 9 मिनट की केवल व्यवस्था में आपकी बॉडी जहाँ पर रहेगी, चाहे वो कमरे में हो, इवन कोई एम्बुलेंस में भी अगर आपकी बॉडी है तो उसको टेम्परेरी ओटी बना करके उस नेत्र कार्निया को सुरक्षित, एक आई बैंक की छोटी यूनिट होती है बॉक्स टाइप की, उस आई बैंक में उस कार्निया को सुरक्षित ले जाकर आई बैंक में रख दिया जाता है और 90 दिन के अंदर संबंधित ब्लाइंड व्यक्ति को वह कार्निया ट्रांसप्लांट की जाती है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी 2 नेत्र से एक लोगों को नहीं, 2 लोगों को रोशनी मिलती है जी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार का सीधा सा इसमें नियम है कि दोनों आँख से जो अंधा व्यक्ति है वही ब्लाइंड कहलाता है। अगर एक आँख से आप अंधे हो, जैसे एक किडनी से व्यक्ति का जीवन चल सकता है, वैसे ही सरकार एक आँख से अंधे व्यक्ति को अंधत्व की श्रेणी में नहीं मानती। जो 2 आँख से ब्लाइंड है उनको 1 नेत्र प्राप्त होगी, फिर जो सेकंड क्यू में है उनको 2 नेत्र से जो ब्लाइंड है उनको 1 नेत्र प्राप्त होगी। अच्छा। इस तरह एक मृत व्यक्ति के नेत्रदान करने से 2 लोगों को नई रोशनी मिल सकती है। और आँख साइज भी सुना हूँ कि अलग अलग होते हैं, तो इसमें कोई क्राइटेरिया रहता है कि इसकी आँख किसी को लगाई जा सकती है? आपको बताना चाहूँगा आपके इस रेडियो धूम के माध्यम से कि नेत्र बचपन से लेकर मृत्यु तक एक ही साइज की होती है। अच्छा। न इसमें कोई मेल होता, न कोई इसमें फीमेल होता, न कोई इसमें ब्लड ग्रुप होता, न कोई एज फैक्टर होता। कोई भी नेत्र कार्निया, आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी ब्लैक कलर की डॉट होती है उस डॉट के पीछे कार्निया सुरक्षित होती है। अगर चश्मा भी लगा है, पावर का चश्मा, हमने अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कराया है, तो भी हमारी कार्निया वैसे ही खराब नहीं होती जैसे एक कार के सामने कांच होता है, कांच में कचरा आता है तो कचरा से वाइपर से हम जो है उस कचरे को साफ करते हैं, वैसे ही हमारी आँख के ऊपर मोतियाबिंद हो, जाला हो, चश्मा हो, इससे कहीं भी हमारी कार्निया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरह सुरक्षित होती है और उस कार्निया को ही लिया जाता है।
आंख को नहीं लिया जाता। आधे लोग तो इस भ्रम में रहते हैं कि मैं अगर अपने रिलेटिव की नेत्र दूंगा तो जब उसको दाह संस्कार में ले जाएंगे तो बॉडी में गड्ढा दिखेगा, आंख निकली हुई दिखेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी प्रकार की आप पलक जो होती है आंख के ऊपर उसको खोल के देखेंगे तो सेम कार्निया डोनेट के बाद भी आपकी आंख वैसी ही दिखेगी। केवल ब्लैक डॉट को काट करके उसके अंदर की कार्निया को लिया जाता है और ब्लैक डॉट को फिर से उसके यथास्थान पे लगा दिया जाता है। तो सभी जो भी इस रेडियो धूम को सुन रहे हैं उनको मैं आपके इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भ्रांति है कि खून निकलेगा, ब्लड आएगा, टाइम लगेगा, बहुत देर लगेगी, तो ये सब चीज़ों को आप लोग जहाँ भी बैठें चर्चा करें कि नेत्रदान बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसका कोई भी राशि न तो आपसे लिया जाता है, न नेत्र प्रदान जिनको किया जाता है उनसे भी कोई राशि नहीं ली जाती। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं, उदाहरण भी आप बहुत बढ़िया दिए हैं, जैसे वाइपर का उदाहरण दिए हैं। और एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि नेत्रदान में सच में आपने कहा कि एक भ्रांति रहती है और नाम से लगता है नेत्रदान मतलब जो दो आँखों की पूरी ये पुतली है और ये वाइट है जो पूरा ले लिया जाएगा, मगर आपने बताया कि केवल कार्निया लिया जाता है। तो श्रोताओ, यदि आप में से भी कोई यदि नेत्रदान करना चाहता है तो ज़रूर करें। और मरने के बाद, मृत्यु के बाद यदि आप नेत्रदान करते हैं तो उस नेत्र को ले जा करके भी आप क्या करेंगे? तो नेत्रदान महादान इसको भी हम कह सकते हैं। और एक झिझक रहती है वो आप बता दिए, दूर हो गई है। तो इस प्रयास में बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी आपके सामने, क्योंकि सोच तो लिए कि हम एक फाउंडेशन डाल दिए और कई लोगों से बात कर लिए, तुरंत दे दिए, ऐसा बोलने में अच्छा लगता है, होता नहीं है। तो कौन कौन सी चुनौतियां आई, आपने उसका सामना कैसे किया और उसका समाधान क्या था? बहुत ही अच्छा और कठिन सवाल है, लेकिन मैंने उसको काफ़ी निकट से महसूस किया है, इसलिए आज इसके माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी माताजी का नेत्रदान का प्रकल्प लिया तब मुझे स्वयं अपने परिवार को कन्विंस करने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। कुछ लोग कह रहे थे देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे नहीं देना चाहिए। फिर मैंने बताया कि माताजी की इच्छा थी। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर कहाँ से आएंगे। चूँकि उस समय तक मैं नेत्रदान के इस अभियान से जुड़ा नहीं था तो मुझे स्वयं कठिनाई आई। और फिर जब डॉक्टर आए और सिर्फ 8 से 9 मिनट लगा और बहुत ही सरल ढंग से जब उन्होंने हमारे घर के ही कमरे को ओटी बनाया, ऑपरेशन थिएटर, और नेत्रदान उन्होंने ली, तो इस प्रक्रिया को मैंने देखा तो मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब और कितना देर लगेगा? तो बोले हमने ले लिया कार्निया। तो मुझे आश्चर्य भी हुआ। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है और बहुत कम समय में जो है किसी भी मृत्यु हुए व्यक्ति की हम कार्निया को लेकर के 2 लोगों को नई रोशनी दे सकते हैं। तो मैंने इस काम का बीड़ा उठाया और आगे बढ़ा। कुछ चुनौती ऐसी आई, जैसे मैं कभी किसी के यहाँ गया, मुझे पता चला मृत्यु हो गई, तो अब मैं बात की शुरुआत कैसे करूं उनके परिजनों से कि भाई नेत्रदान कर दो। सीधा जाके बोलोगे तो आदमी तो नाराज हो जाएगा जी कि हमारे यहाँ परिजन की मृत्यु हो गई और आपको नेत्रदान की पड़ी है। तो मैं बहुत भूमिका से जाता था। पहले उनको सांत्वना देता था, अरे कैसे हो गया, कब हुआ, कितने बजे ले जाओगे भैया दाह संस्कार के लिए? तो वो बोलते थे कि भाई अभी 8 बजे हुआ है, 12 बजे ले जाएंगे। तो मुझे ये क्लियर हो जाता था कि अभी इनकी मृत्यु को केवल 1 घंटे हुए हैं। तो नेत्रदान में 5 घंटे, मृत्यु के 5 घंटे तक कार्निया जीवित रहती है। अगर 5 घंटे से 1 मिनट भी देरी हो गई तो वो कार्निया मृत हो जाती है। तो मैं देख लेता था कि भाई अभी 1 घंटे मृत्यु को हुआ है। अब जिनके परिजन होते थे वो तो बेसुध रहते हैं, किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है। फिर मैं देखता था उनके निकट के समझदार लोग कौन हैं, उनके पड़ोसी कौन लोग हैं, उनको प्रपोज करता था धीरे से किनारे आके, जिस घर में मृत्यु होती थी वहाँ जा कर के कि भाई ऐसे ऐसे है और नेत्रदान बहुत अच्छी प्रक्रिया है, मैंने खुद अपनी माताजी का किया है। तो बोलते थे कि कैसे होगा, अभी तो हमको ले जाना है बॉडी को, हमने तो बाजार में बोल दिया है कि अमुक टाइम में जो है इनका दाह संस्कार अमुक घाट में होगा। तो मैं बोलता था इसमें 9 मिनट लगेगा। तो कुछ लोग सहज तैयार हो जाते थे। फिर तैयार होते थे तो इसमें मैं उल्लेख करना चाहूँगा डॉक्टर प्रभात पटेल जी का, जो कि तुरंत एक फ़ोन पे आधी रात को भी अगर कोई ऐसी मृत्यु की घटना होती थी और हमको कार्निया लेनी होती थी तो वो अपनी पूरी टीम के साथ
तत्काल पहुंच जाते थे और उनकी मदद से हम लोग नेत्रदान की कार्निया को लेकर के, हमारा रायगढ़ में आई बैंक नहीं होने के कारण आई बैंक हमारा बिलासपुर में है, सिम्स में, वहाँ हम जो है इसको सुरक्षित भेजते थे। उसके लिए हमने एक हमारे फाउंडेशन के माध्यम से निःशुल्क इनोवा गाड़ी भी दी हुई है जिसका नाम ज्योति एक्सप्रेस है। उसमें हम उस कार्निया को, दोनों कार्निया को सुरक्षित आई बैंक तक पहुंचाने का काम भी निरंतर कर रहे हैं। आपने कहा आई बैंक नहीं है, तो क्या कारण है कि रायगढ़ में आई बैंक नहीं है? कोई लिमिटेशन रहती है इसमें? कैसे आई बैंक को लाया जा सकता है? आई बैंक जो होता है वो किसी भी एक बड़े मेडिकल कॉलेज का सेटअप जहाँ पर होता है वहाँ पर शासन प्रदत्त करती है। चूँकि पहले रायगढ़ में केवल एक जिला चिकित्सालय था, अब विगत 5-6 वर्षों से रायगढ़ में लखीराम मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर निरंतर कार्य चल रहा है। तो हमने प्रदेश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी को एक पत्र लिखा था और वो पत्र से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि 2018 में उनके जन्मदिन पर वो स्वयं नेत्रदान का संकल्प लिए और उन्होंने कहा कि ये नेत्रदान का जो प्रकल्प है वो आपका बहुत अच्छा है और मुझे भी नेत्रदान मरणोपरांत करनी है। और बाकायदा उन्होंने विधिवत फॉर्म भरा और संबंधित अंबिकापुर के जिला चिकित्सालय में एक फॉर्म भर के दिया कि मेरी मृत्यु के बाद मैं अपनी दोनों नेत्रों का दान करूंगा। साथ ही उन्होंने इसकी चूँकि मशीन जो है ब्लड बैंक की वो काफ़ी महंगी होती है, 2 करोड़ समथिंग की मशीन है, तो उन्होंने उस समय प्रपोज़ल हमने दिया था, बाकी वह स्वीकार हुआ है या नहीं ये मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन चूँकि अवसर है एक अच्छे रेडियो धूम का, जिसके माध्यम से मैं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश जी से भी चाहूँगा कि वे रायगढ़ में आई बैंक की जल्द स्थापना करें। इससे 2 लाभ है। एक तो आई बैंक होने से हमारा जो जिला है वो निकटवर्ती उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, निकटवर्ती राज्य झारखंड से जुड़ा हुआ है, तो उड़ीसा की जो आई बैंक दूरी होने के कारण वहाँ की जो आई है वो हम रायगढ़ में स्टोर कर सकते हैं, झारखंड राज्य के जो आई है वो हम स्टोर कर सकते हैं। साथ ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नेत्रदान रायगढ़ में होने के कारण हमें हमेशा एक एमके मीडिया सामग्री होती है जिसमें आई बैंक तक पहुंचाने के बीच में एमके मीडिया में उसको सुरक्षित रखा जाता है कार्निया को। वो केवल हमारे पास रायगढ़ ज़िले में 2 होती है और कई बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में 2 लोगों ने नेत्रदान की इच्छा जाहिर की, उनके परिजनों ने मृत्यु के बाद। तो हमको जो एमके मीडिया मिलती है वो केवल एकदम कम मात्रा में मिलती है। तो एमके मीडिया भी आई बैंक होने से लगभग 20 से 25 की संख्या में होगी। तो निश्चित तौर पे आई बैंक अगर रायगढ़ में स्थापित होता है तो लोगों को नेत्रदान के प्रति और अधिक जागरूकता भी आएगी और नेत्रदान के लिए हमें भी कार्य करने में बहुत आसानी होगी। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम भी अपील करना चाहते हैं, यदि रेडियो धूम के माध्यम से जिन तक ये चर्चा बात पहुंच पा रही है कि इसमें आगे होकर के इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि जो लोकल लोग हैं उन्हें आसानी हो सके और एक जागरूकता भी इसमें बढ़ सकती है। और डोरा जी, हम ये भी जानते हैं कि समाज सेवा में नेत्रदान, रक्तदान ये तो करते हैं, आप बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाते हैं, तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाज सेवा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मैं वर्ष 1995 से जब स्कूली शिक्षा में भी मुझे एनसीसी कैडेट के रूप में हमेशा मैं फ्रंट लाइन में रहता था और एनसीसी और एनएसएस में कार्यों को सिखाया जाता है कि अपने को ग्राउंड लेवल पे कैसे सेवा करना चाहिए, पौधे लगाने से लेकर के सारी व्यवस्थाएं एनएसएस एनसीसी से सीखने के बाद मैंने 3 चैनल पे काम करने का एक हमेशा से एक मेरा मोटो रहा है। सबसे पहले आप जहाँ रहते हैं उस परिवार की परवरिश करिए। सेकंड चैनल मैं मानता हूँ जिस आप मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले की देखरेख कीजिए। उसके बाद आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अपना कुछ न कुछ योगदान दीजिए। फिर उसके बाद आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर को कुछ न कुछ योगदान दीजिए। उसके बाद जिस
प्रदेश में रहते हैं, आहा, उस प्रदेश के लिए भी बहुत सोचिए। और उसके बाद जो राष्ट्र, जिस राष्ट्र के चलते आप एक अच्छी वायु में, एक अच्छी आवा भाव में रह रहे हैं, वहाँ की सेवा कीजिए। तो इस अलग अलग माध्यम से मैंने सीखा कि समाज की सेवा, तो मैंने मारवाड़ी युवा मंच से जुड़ने का निर्णय लिया, जो कि समाज की एक युवाओं की संस्था थी, जो कि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के रूप में, जिसकी रायगढ़ शाखा का मुझे सदस्य बनने का अवसर मिला। वहाँ से मेरे समाज सेवा का सफ़र चालू हुआ और उसमें लगातार मैं कार्य करते करते 2 बार लगातार रायगढ़ शाखा का अध्यक्ष रहा। वाह, साथ ही उस समय के अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रदेश की कार्य समिति में भी रहा। साथ ही पृथक छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला। इसके साथ साथ मैं रोटरी क्लब रायगढ़ ग्रेटर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अग्रोहा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के अलावा विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने का अवसर मिला और मैंने कार्यों को जितना समय दे पाया अवश्य देता हूँ। और मेरे को एक जो नेत्रदान के विषय में श्री राम आचार्य का कथन ने मुझे प्रेरित किया, वो है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। वाह, तो इस पे मैंने अमल किया कि अगर मैं किसी से नेत्रदान का अप्रोच करने जा रहा हूँ तो मुझे ये ज्ञात होना चाहिए, अगर वो पूछता है कि नेत्रदान का आप मुझे बोल रहे हैं, आपने किया क्या? तो मैंने इसीलिए शुरुआत इसकी घर से की। और मेरी माताजी का नेत्रदान के पश्चात मुझे किसी को भी कहने में हिचक नहीं होती कि आप भी नेत्रदान की घोषणा कीजिए। किसी की मृत्यु होती है तो मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं होता कि आप चाहें तो नेत्रदान कर सकते हैं, मैं उसके लिए टीम ला सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं प्रेरणा, अगर शुरुआत हम कोई भी चीज़ों का घर से करते हैं तो किसी भी बाहर वालों को इसके लिए हम अप्रोच करते हैं तो ज़रूर उसमें हमें निश्चित सफलता मिलती है। जी, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं ऐसा कहता हूँ आप ऐसा करिए, और आप उनमें से हैं मैं ऐसा करता हूँ आप भी ऐसा करिए। तो चलिए हम करते हैं, इस पद्धति में आप आगे बढ़ते हैं। और जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट भी होते हैं हम। और एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि एक व्यापार करते हुए पहली चिंता ये रहती है कि मैं कितना कमा लूँ और कितना अपने आप में कर लूँ, मगर शुरू से आपका रुझान दूसरी ओर रहा, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो तालमेल बैठाने में कितना समय लगता है, कैसे आप तालमेल बैठाते हैं दोनों का? बहुत अच्छा आपका सवाल है राघव जी। चूँकि मेरी धर्मपत्नी लता जी भी सेवा कार्य में मेरी सहयोगी सदैव से रही हैं। वो लायनेस क्लब की अध्यक्ष भी रही हैं रायगढ़ की, रायगढ़ एरिया ऑफिसर भी रही हैं लायनेस क्लब की। तो लगातार जब कभी मैं रात को कोई नेत्रदान में 2 बजे जाता हूँ तो जा कर के आता हूँ, तो उसके बाद जनरली होता है कि कोई भी अगर पत्नी है तो वो बोलेगी इतनी रात को आप कहाँ ये सब सेवा में लगे हो। तो वो मुझे अप्रिशिएट करती है, बोलती है बहुत अच्छे कार्य के लिए, बोलती है अगर कोई लेडीज़ है कन्विंस नहीं हो रही तो मैं भी चलूँ क्या। वाह। तो इस प्रकार जब वो उसका मुझे सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो मुझे इस मिशन में सफल बनाता है। और कोई भी एक सेवा के कार्य में जब तक परिवार का सहयोग नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सेवा कार्य पूरी तरह से सफल हो पाएगा। तो मतलब परिवार से भी आपको सहयोग मिलता है। और जब सहयोग की बात करें, आपने पत्नी जी का नाम भी ले लिया है, तो कोई एक गाना जो आप उन्हें डेडिकेट करना चाहते हो? चांद सी महबूबा हो मेरी, जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। डोरा जी ने श्रीमती जी को डेडिकेट किया था ये गाना, और उम्मीद है वो भी सुन रही होंगी, उन्हें भी बहुत आनंद आ रहा होगा, हमें भी बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करके। दीपक जी, अधिकतर हम देखते हैं जब कोई कामयाब होता है तो एक एटीट्यूड, एक ईगो उसके अंदर आ जाता है। श्रोताओं, आप तो डोरा जी को देख नहीं पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। आप बहुत ही सरल तरीके से बैठे हैं, सहज बैठे हैं, और कहते हैं कि जब किसी के पास धन आता है तो दिखावा ज़्यादा करते हैं। आप सिंपल एक टी शर्ट में और कहीं भी ऐसे ही पाए जाते हैं, देख करके नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी हस्ती हैं। तो कैसे कर पाते हैं आप, इतना सहज कैसे रह पाते हैं? बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, जीवन जो है वह हमारा शुरुआत होता है कि हम इस दुनिया में आते हैं पूरी तरह से खाली हाथ, और दुनिया से जब हम जाते हैं, हमने तो काफ़ी किस्से पढ़े हैं, आप सब ने भी पढ़े होंगे कि जब सिकंदर
की मृत्यु होती है तो वो बोलता है कि मुझे जो है मेरे हीरे जवाहरात सब जो है इस मेरी मृत्यु वाली गाड़ी में डाल देना और मेरे हाथ को खुले बाहर आसमान में रखना, ताकि लोगों को पता लगे कि मैं खाली हाथ लौट रहा हूँ। तो जो खाली हाथ हम इस दुनिया में आए हैं और खाली हाथ जाना है, तो किसी भी तरह का अपन दिखावा या कोई भी चीज़ छोटे बड़े का जो हम करते हैं असमानता, उसे मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ जी। क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कहीं और है। तो जीवन में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसे को सही जगह उपयोग करना, जैसे कि रामायण में भी लिखा हुआ है, पैसे के 3 रास्ते हैं। पैसे को सबसे पहले या तो आप उपभोग कर लो, दूसरा उसका रास्ता है दान धर्म कर लो, तीसरा वो नष्ट हो जाएगा। तो अब आपको तय करना है कि उसका उपभोग करना है कि लोगों को दान धर्म में उस पैसे को लगाना है। ये दोनों श्रेणी में आप नहीं कर पाओगे तो लास्ट में वो पैसा नष्ट हो जाएगा। तो मैं इस रेडियो धूम के माध्यम से सभी श्रोता लोग से चाहूँगा कि वे धन का उपभोग करें अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, और दान धर्म भी अपनी यथानुसार जरूर करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आप नहीं करोगे तो जो पैसा आपने स्टोर किया है, जो अर्जित किया है, वो लास्ट में नष्ट हो जाना है। न तो वो आप उपभोग कर पाओगे, ना आप दान धर्म कर पाओगे। तो मैंने अपनी जीवन में इसी चीज़ों का अनुसरण किया कि मैं जो भी पैसा अर्जित व्यापार से करता हूँ, अपने परिवार की अच्छी परवरिश, अपने ऊपर खर्च करने के अलावा जो धन दीन दुखियों को देने होते हैं, किसी धार्मिक कार्य में देने होते हैं, सामाजिक कार्य में देने होते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा उदाहरण है कि स्वामी विवेकानंद जी एक मंदिर के सामने से गुजर रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा पैसे वाला सेठ कंबल, खाने, पैसे वैसे बांटते रहता है। तो स्वामी विवेकानंद जी एकदम सामान्य व्यक्ति के रूप में रहते हैं, और जब उनसे कुछ लोग पैसे, कंबल, खाना अर्जित करते हैं उस पैसे वाले से, तो उसको कुछ भी धन्यवाद नहीं देते, तो वो पैसे वाला बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है। और वह स्वामी विवेकानंद जी को तो पहचानता नहीं है। वो बोलता है सब बेकार है आजकल दुनिया में करना। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं क्या हो गया सेठ जी? तो बोलते हैं देखो, उसको मैंने खाना दिया, ये बगल में जो बैठा है उसको कंबल दिया, उसको मैंने पैसे दिए, लेकिन कोई धन्यवाद नहीं बोल रहा है। तो बोले क्यों बोलेंगे धन्यवाद? तो बोलता है अरे तुम भी उल्टा बात कर रहे हो। अब उसको तो मालूम नहीं रहता कि ये स्वामी विवेकानंद जी है। वो सोचता है सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वो जो स्वामी विवेकानंद जी रहते हैं वो उस सेठ जी को जो है आजमाते रहते हैं। तो बोलते हैं क्यों इतना घमंड कर रहे हो, ठीक है दे दिए तुम। तो बोलता है अरे मैंने उसको दिया तो उसको कुछ तो बोलना चाहिए। तो बोलते हैं तुम मूर्ख हो। तो फिर वो और गुस्सा हो जाता है। बोलता है मैंने तुमको उस लायक बनाया है कि तुम अपने हाथ को ऊंचा करके उनको दे पा रहे हो। तो बोलता है तुमने बनाया है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी जो है अपने सही चेहरे पर आते हैं, बोलते हैं मैं स्वामी विवेकानंद जी, और तुम अपने आप पे गुमान क्यों कर रहे हो? वो लोग लेने वाले हैं और आप देने वाले हो, तो मैंने आपको इस लायक बनाया है, तो धन्यवाद आप उनका कीजिए कि वो ले पा रहे हैं आपके द्वारा दी गई चीजें। वाह। तो ये कहीं ना कहीं इंगित करती है, और ये कहानी मेरे को भी प्रेरित करती है कि अगर ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया है देने के लायक, तो हमारे ऊपर कृतज्ञता उसने की है, ईश्वर ने। तो ईश्वर को हमको धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे उस लायक बनाया है कि मैं दे पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी सी बातें हैं कि आदमी को कभी भी पैसे पे और किसी भी असमानता पे नहीं जाना चाहिए। एक रिक्शे वाला व्यक्ति भी जब आप कोई दुर्घटना में होते हैं, जब कब कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलती है, तो वो रिक्शे वाला भी आपको अस्पताल तक ले जाने में मदद कर सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, मगर आपकी जो गगरी है वो पूरी भरी है, छलक सकती नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके। और एक निजी प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं कि अधिकतर बहुत सारे जब हम काम करते हैं तो तनाव में आ जाते हैं। आप तनाव मुक्त रहने के लिए क्या करते हैं? तनाव मुक्त रहने के लिए मैं हमेशा एक तो खुश मिजाज रहता हूँ। उसके अलावा सुबह मेरी नियमित दिनचर्या है। सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक मैं हमारे साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक करता हूँ।
कमला नेहरू उद्यान रायगढ़ में। और मेरे जितने भी साथी हैं, हम लोग 34 मित्रों की एक पूरी मंडली है, वाह। जिसको रायगढ़ में MWS के नाम से सारे लोग जानते और पहचानते हैं। उसमें सारे लोग इतने सकारात्मक सोच के हैं। तो मैंने खुद अनुभव किया है कि जब आप सकारात्मक लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो वह दिन बहुत ही अच्छा जाता है। जब कहते हैं ना कि अच्छे लोगों से मिलोगे तो दिन भी अच्छा ही जाएगा। जी जी। तो दिन की शुरुआत जो होती है हमारी बहुत सकारात्मक दोस्तों के साथ होती है। तो दिन भर कभी भी कोई भी व्यापार में हो या किसी भी तरह का तनाव की स्थिति मुझे लगती ही नहीं। तनाव का तभी मैं नहीं जानता। अरे वाह। और बहुत ही अच्छा दिन जाता है। और साथ में अपन मेडिटेशन, योगा, इससे भी जुड़े हुए हैं। तो योगा मेडिटेशन से भी काफ़ी शरीर में एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। सभी को मैं तो चाहता हूँ इस रेडियो धूम के माध्यम से कि आप लोग कुछ नहीं, अपने लिए 15 से 20 मिनट दिन भर में हर व्यक्ति को निकालना चाहिए। चाहे आप मेडिटेशन के माध्यम से, योगा के माध्यम से, वॉकिंग के माध्यम से, कुछ नहीं तो आप बिस्तर छोड़ करके घर में जो गमले रखे हैं उसमें पानी दे करके अपने 15 से 20 मिनट शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। उससे दिन भर आप एक देखेंगे कि नई ऊर्जा का संचार आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं और समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। जाते जाते रेडियो धूम के श्रोताओं को और समाज सेवियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज सेवा के लिए कोई बैनर की आवश्यकता नहीं होती है। कई लोग सोचते हैं कि मैं अमुक संस्था से जुड़ जाऊंगा तो वहाँ हाई प्रोफाइल लोग मेंबर हैं, तो मेरी एक मेंबरशिप रहेगी, तो मेरा एक शहर में वजूद होगा, नाम रहेगा। तो बिल्कुल इस बात को मैं बिल्कुल यहाँ पर काटना चाहूँगा कि समाज सेवा के लिए किसी बैनर की, किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है। समाज सेवा एक छोटे रूप में भी की जा सकती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि किसी ट्रैफिक वाले रोड पे आप खड़े हैं और रोड में आपके सामने कोई वृद्ध व्यक्ति या ब्लाइंड महिला या कोई छोटा बच्चा है, वह बार बार ट्रैफिक को देख करके रोड पार नहीं कर पा रहा है और आप उसके तक जा करके उसे रोड पार कराते हैं, वह भी एक सेवा है। क्या बात। वह भी एक सेवा है। सेवा के लिए कोई आपको ऐसा नहीं है कि कोई आप बड़ा आयोजन कर रहे हैं, कोई बड़ी संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हैं तो ही आप समाज सेवा कर पाएंगे या समाज सेवी कहलाएंगे। आपकी छोटी सेवा भी सेवा है और बड़ी सेवा भी सेवा है। सेवा का नाम नारायण ही सेवा है। क्या बात। जो कहावत है वो बिल्कुल सही चरितार्थ होती है। तो सेवा के लिए मैं सभी रायगढ़ की संस्थाओं से, समाज सेवी जितने भी हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सब अपने अपने कार्य करें। कार्य हम सबका एक ही है। नाम अलग अलग हो सकते हैं कि अमुक संस्था, अमुक संस्था, अमुक संस्था, लेकिन सबका कार्य है कि लोगों की मदद करना, लोगों को कहीं भी दिन दुखी हैं उनको एक सहयोग पहुंचाना। तो सबके कार्य एक ही हैं। मैं सभी समाज सेवियों को, और वैसे भी रायगढ़ तो सेठ किरोड़ीमल की नगरी है और इस रायगढ़ की धरती को वरदान भी है। आपको बताना चाहूँगा मैं, रायगढ़ की धरती को, ये विश्व की ऐसी धरती है, यहाँ पैदा होने वाला बच्चा के खून के एक एक कण कण में सेवा की भावना है। क्या बात। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हमने कोरोना काल के समय बहुत निकट से देखा है कि लोग एक तरफ घरों के दरवाजे से नहीं निकल रहे थे और रायगढ़ एक ऐसा शहर था जहां लोगों ने कोविड मुक्ति धाम अमली भोना में जो तत्कालीन कलेक्टर भीम सिंह साहब ने बनाने में सहयोग किया, उसमें रायगढ़ के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जाकर वहां लकड़ी से लेकर के उस कोविड से मृत्यु हुए व्यक्तियों की लाशों को अपने हाथों से जलाया है। तो ये रायगढ़ की धरती को सलाम है कि यहाँ पर हर वर्ग के लोग सेवा के लिए अग्रसर रहते हैं। और आपको भी सलाम है कि आप मोटिवेट करते हैं। आप जो करते हैं तो लोग प्रभावित होते हैं कि आप जैसे इतने प्रभावशाली लोग जब ऐसा कार्य करते हैं तो वो क्यों ना करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कार्य करते हैं। हम सुनते हैं आप अलग अलग अखबारों में आते हैं, बहुत अनुभूति होती है हमें गर्व की कि हम ऐसी संस्था से जुड़े रहते हैं, ऐसे ज़िले में रहते हैं जहां आप जैसे समाज सेवी हैं। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपके पसंद के गाने भी हमें पसंद आए और हमारे श्रोताओं को भी ज़रूर आए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो फाउंडेशन है ये निरंतर आगे बढ़ती रहे और
जो भी आपने बीड़ा उठाया है, नेत्रदान का हो, चाहे देहदान का हो, चाहे रक्तदान का हो, आपको उसमें सफलता मिले। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रोता सुन पा रहे हों उनमें से बहुत से लोग आपसे ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय रेडियो धूम 89.6 में देने के लिए। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे गेस्ट दीपक अग्रवाल डोरा जी। आप देवकी रामधारी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। आज हमने आपसे जाना देहदान के बारे में, रक्तदान के बारे में और भी बहुत कुछ। तो श्रोताओ, आज का प्रोग्राम यहीं होता है समाप्त। अब मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। और जाते जाते हम आपको बता दें, आज के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे के प्रस्तुत करते थे रमाशंकर शुक्ला। मगर आप अभी कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। और मेरे साथ बोलिए, नेत्रदान करने वाले, रक्तदान करने वालों की जय। और सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6। नमस्कार।